मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आज तारीख हो गई, मैं राम कृपाल आज आपके सामने उपस्थित हूं। आज तारीख हो गई 31 दिसंबर। आप तो जानते होंगे कि यह वर्ष आज समाप्त हो रहा है। अच्छा, तो 31 दिसंबर, जहां तक मुझे जानकारी है, उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए 31 सांसद चुनकर भेजता है। इकतीसवें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है वाराणसी में, एक जगह रामनगर। तो रामनगर में जो रामलीला है वो 31 दिनों तक चलती है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जस्टिस एस राजेंद्र बाबू। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 31 दिन का रहा था। इसके अतिरिक्त आज ही के दिन 31 दिसंबर 1922 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी और इस पार्टी की स्थापना में योगदान था चित्तरंजन देश बंधु श्री चित्तरंजन दास और उनको सहयोग किया था श्री मोतीलाल नेहरू जी ने। दरअसल जब 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया तो लोगों के मन में निराशा आ गई, कार्यकर्ताओं के मन में भी निराशा थी। गांधी जी को कारागार में डाल दिया गया था। तब जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के मन में यह विचार आया। उसी समय जो काउंसिल बनी थी, देखे जो परिषदें बनाई गई थी, तो गांधी जी का मतलब नारा था कि परिषदों में हमको शामिल नहीं होना है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चित्तरंजन दास जी ने कि अगर हम नहीं जाएंगे तो सरकारी मतलब जो सरकार के भक्त लोग हैं वो चले जाएंगे और अपनी मनमानी करेंगे, तो उन्होंने कहा हमको भी चुनाव में भाग लेना चाहिए और अंदर जा करके सरकार को उसकी मनमानी नहीं करने देनी चाहिए। तो कांग्रेस में भी गुटबंदी हो गई। उस समय एक गुट था परिवर्तनवादी गुट और एक अपरिवर्तनवादी गुट कहलाया। तो परिवर्तनवादी गुट था, उसने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, यानी कि वही चित्तरंजन दास जी ने। ये आज ही के दिन की बात है। देखें, एक बात ध्यान रखें, 31 दिसंबर 1922 को स्थापना हुई और 1923 में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। कहीं कहीं 23 भी लिखने को मिलता है, अगर 22 न दिया हो कि कब स्थापना हुई स्वराज्य पार्टी की, तो 23 भी टिक कर सकते हैं। हालांकि बाद में गांधी जी के प्रयासों से ये जो परिवर्तनवादी थे, अपरिवर्तनवादी थे, गांधी जी के प्रयासों से एक समझौता भी हो गया आगे चल के, और दोनों गुटों को, मतलब रहे कांग्रेस में ही दोनों गुट, और दोनों गुटों को अपने अपने ढंग से काम करने की छूट दी गई। तो जब चुनाव हुए तो मोतीलाल नेहरू जी और ये सब चित्तरंजन दास जी, ये लोग सदन में पहुंचे और सदन में पहुंचकर मोतीलाल जी ने अपने ओजस्वी भाषणों के द्वारा जो सरकार की तरफ के मेंबर थे, यानी अंग्रेजों के जो भक्त थे, उनको भी अपनी तरफ मिला लिया। तो ये एक बात हुई। तो मैंने कहा लो आज इसकी भी चर्चा कर दें। 1922 का जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष बने थे देश बंधु चित्तरंजन दास जी। ठीक, क्योंकि आज तारीख वो आई तो मैंने बताना उचित समझा। चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज दिन है मंगलवार। तो जहांगीर ने मंगलवार का दिन न्याय के लिए मुकर्रर किया था। अच्छा, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, यानी महात्मा बुद्ध जी का कार्यकाल था,
तब उस समय भारत में जो 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो उनमें एक गणतांत्रिक महाजनपद भी था, गणतांत्रिक महाजनपद। मैंने बताया भी था कि उस महाजनपद में 7,707 राजा थे। तो वो संघ क्या था? बज्जी संघ। कौन सा संघ कहलाता था? बताएं। बज्जी संघ। और बज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। तो ये बज्जी संघ जो है कितने गणराज्यों का समूह था? बताइए। 31। नो, 31 का नहीं था। आज चूंकि तारीख है, लेकिन था नहीं वो, क्योंकि वो भी मुझे याद आया। देखिए, मैं हर चीज आपको बताने की चेष्टा करता। 2000 नहीं, उसमें कितने गणराज्य थे? कितने गणराज्यों का समूह था जो बज्जी संघ था? कितने गणराज्यों का समूह था? 7 + 1 8। 8। ये 8 गणराज्यों का एक समूह था। जो बज्जी संघ था 8 गणराज्यों का एक समूह था। और हर संघ का जो मुखिया होता था उसको ज्ञात्रिक कहते थे। जो संघ का मुखिया, जितने भी संघ थे, तो हर संघ का जो 8 संघ थे उसमें हर संघ का मुखिया क्या कहलाता था? ज्ञात्रिक कहलाता था। ये महावीर स्वामी का आपने नाम सुना होगा। तो इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक संघ से संबंधित थे। ठीक। ये महावीर स्वामी का एक उपनाम निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अच्छा, बंगाल में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश के अंतिम राजा कौन थे? गोपाल तो स्थापित थे, तो अंतिम कैसे होंगे भाई? वो मदन पाल, जो मेरे पास जानकारियां मिल रही हैं। बाकी तो देखिए, अगर कुछ कमी भी होगी, अगर गलती होगी तो मैं उसको सुधारूंगा भी, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश यही करता हूं कि आपको मैं बिल्कुल सही जानकारियां दूं। ठीक है। अच्छा, आइए। झींगा मछली उत्पादन, इससे संबंधित कौन सी क्रांति है? बताइए। झींगा मछली उत्पादन, इससे संबंधित कौन सी क्रांति है? कल्चर, गुलाबी क्रांति। ठीक, जोर से बोल दो। गुलाबी क्रांति। अच्छा, मसाला उत्पादन, इससे संबंधित कौन सी क्रांति है? मसाला उत्पादन। बादामी क्रांति। मसाला उत्पादन से संबंधित बादामी क्रांति है। ठीक। अच्छा, 1931 में पहली बोलती फीचर फिल्म बनी थी। क्या नाम था उसका? आलम आरा। इसके निर्देशक थे श्री आरदे सिर ईरानी। ठीक। अच्छा। अच्छा, किस गुप्त शासक को पराक्रमांक भी कहते हैं? पराक्रमांक। मैं अन्य संकेत दे रहा हूं। वीणा बजाती हुई आकृति मिली है उनकी सिक्कों पर। भानुगुप्त। वीणा बजाती हुई आकृति है। समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त। ठीक। अच्छा, फल उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? फल उत्पादन, इससे संबंधित कौन सी क्रांति होती है? सुनहरी क्रांति है। अच्छा, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति।
देखिए ऐसा करिएगा कि जो आलू आलू उत्पादन गोल क्रांति, ठीक है। अच्छा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई। और भारत में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है, ठीक। अच्छा, चलिए, राजमुंदरी, ठीक है। अच्छा, चलिए, आज पेपर पढ़ रहे थे तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने 1977-78 के दौरान, जब यहाँ के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे, तो भारत की भी यात्रा की थी, श्री जिमी कार्टर, उनका निधन हो गया, जिमी कार्टर। और बताते हैं कि इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत मूंगफली बेच के की थी। तो कभी कभी लिख के आता था शीर्षक मूंगफली बेचने वाला लड़का, और फिर धीरे धीरे आकर ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इन्हीं के समय देखें, जो पनामा नहर नहीं है, किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। तो इस पर किस देश का अधिकार है? अमेरिका नहीं था, अमेरिका का था। लेकिन जब ये राष्ट्रपति हुए हैं तो इनके समय निर्णय लिया गया कि पनामा नहर का अधिकार अब किसको सौंपा जाए? पनामा देश को सौंप दिया जाए। पनामा देश की राजधानी मालूम है आपको क्या है? पनामा सिटी। तो इनके समय ये निर्णय लिया गया था। लेकिन सौंपा कब गया है? 2000 के आसपास, वर्ष 2000 में जो है ये सौंपा गया है। हालांकि उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन ये उस समय मौजूद रहे, क्योंकि इनके समय निर्णय लिया गया था। और 1980 में जब चुनाव हुआ है, तब ये चुनाव हार जाते हैं, और इनको हराने वाले व्यक्ति का नाम था मिस्टर रोनाल्ड रीगन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुनहरा रेशा क्रांति, इसका संबंध किससे है? सुनहरा रेशा क्रांति, इसका संबंध किससे है? रेशम, जूट उत्पादन से। जूट उत्पादन, सुनहरा रेशा क्रांति, जूट उत्पादन। अच्छा, सेफ्रान क्रांति का संबंध किससे? सेफ्रान, केसर, केसर से, कश्मीर में पाया जाता है। अच्छा, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत, हाँ, देखिए, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से भी है, और दूध। देखिए, रजत का संबंध अंडा से भी है, रजत का संबंध चांदी से भी है, और रजत का संबंध कपास से भी है, क्योंकि ये सफेद रंग के होते हैं इस मारे। अच्छा, इंद्रधनु, उसका तो श्वेत क्रांति होगा, दुग्ध उत्पादन है श्वेत क्रांति। अच्छा, अभी कपास की चर्चा हुई तो अभी बताएंगे। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषी क्रांति, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करना। अमृत क्रांति का संबंध किससे? नदियों को आपस में जोड़ना, ठीक है। तो बताते हैं कि जब दारा के नेतृत्व में, दारा ईरान का एक शासक हुआ है, दारा, ये मतलब ईसा पूर्व की बात है, तब फारस कहते थे, जब उसने यूनान पे आक्रमण किया तो तमाम उसने भारतीयों को भी अपनी सेना में भर्ती किया था। तो जो भारतीय सैनिक कपास के कपड़े मतलब सूती कपड़े जो पहनकर गए थे, तो वो यूनानियों के लिए आश्चर्य की वस्तु थे उस युग में। जो कपासी कपड़े यानी सूती कपड़े जो पहन के गए थे सैनिक, तो वो यूनानियों के लिए आश्चर्य की वस्तु थे। क्योंकि कपास आया तो मैंने कहा थोड़ा बहुत इसको भी बताएं आप लोगों को। जीएस तो अथाह सागर है, जितना आप डुबकी लगाएंगे उतनी नई जानकारी मिलेगी। अच्छा, हिंदी में किसने कहा? जिन खो जा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुलंडरा रहा किनारे बैठ। किसने कहा? खालिद नहीं,
हाँ, का से उनका भी नाम है, कबीर। कबीर। कबीर दास जी ने कहा है? और कबीर दास के विषय में तो आपको सब जानकारी है ना। जब जन्म हुआ तो कहते 1455 साल गए, चंद्रवार ठाठ है, जेठ सुदी बरसायन को, पूर्णमासी तिथि प्रगट भय। हैं? ये किसने कहा हिंदी में? अंतड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम राम पुकारी। कबीर दास जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चर्चाओं का क्रम बढ़ा देते हैं। इस समय भाई ठंड काफी चल रही है, हवाएं भी चल रही हैं। तो अच्छा, कपास के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए? देखिए, कपास के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए और तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके लिए काली मिट्टी ज्यादा उपयोगी है। और कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। एक समय तो महाराष्ट्र इसके उत्पादन में आगे था, लेकिन अब इस समय नंबर 1 पे कपास का उत्पादन हो रहा है गुजरात में। ठीक है, अच्छा, काली मिट्टी। अच्छा, ये मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा। जब मुसोलिनी ने वहां पे फांसीवाद चलाया तो कहां पे चलाया? इटली में। तो उसके अनुयायी किस रंग के कपड़े शर्ट पहनते थे? किस रंग की शर्ट पहनते थे? काली। काले रंग की। तभी कहते थे ब्लैक शर्ट आंदोलन भी कह देते हैं, ब्लैक शर्ट आंदोलन। ठीक है, ये चूंकि अब बात आई काले की तो मैंने कहा लाओ ये भी बताएं। अच्छा, लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान। वही जो खुदाई खिदमतगार वाले थे उनसे संबंधित है। ठीक है, कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, 1987 हाँ 87 वो मिला। हाँ, मिला 1988 में। 1987 का 1988 में उनको मिला था। अच्छा, आइए चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन चुके हैं न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य, यानी टोटल 8 हो गए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 10 वर्ष का आधा। आप 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। ठीक है, और सामान्य तौर पे अध्यक्ष वही बनाए जाते हैं जो कभी न कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हों। और जो सदस्य हैं वो मतलब न्यायाधीश भी बनते हैं और अन्य क्षेत्रों से भी लिए जाते हैं। ठीक, अच्छा चलिए भाई। अच्छा, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कोट्टायम। कोट्टायम केरल। क्या? चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु। देखिए, चिकमंगलुरु में जो है सबसे पहले चिकमंगलुरु में जो है कॉफी के बागान लगाए गए थे। बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं ना, तो चिकमंगलुरु में कॉफी के बागान कर्नाटक में लगाए गए थे। फिर बाद में
जो है संशोधन किया गया और केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान जो है ये कुर्ग में लगाया गया और कुर्ग में स्थापित किया गया। कुर्ग, ये कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कुर्ग भी कर्नाटक में है। कर्नाटक। कुर्ग का इतिहास कुछ आपको पता है? अंग्रेजों के समय क्या हुआ था? अच्छा, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय कुर्ग को ब्रिटिश राज में मिलाया गया था? डलहौजी। नहीं, आपको आश्चर्य होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड कैवेंडिश विलियम बेंटिक के समय कुर्ग को मिला लिया गया था। हालांकि फिर और मैसूर भी मिलाया गया है विलियम बेंटिक के समय। ठीक, क्योंकि ये कुर्ग आया तो मैंने कहा आपको ये भी जानकारी दी। और केंद्रीय काफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। देखिए, काफी बोर्ड ये बेंगलुरु में है और काफी अनुसंधान संस्थान ये कुर्ग में बना दिया गया है। ठीक है, और एक काफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में भी है, हैं? कई चीजें अलग अलग तरीके से चलती हैं। आपने क्या बताया था? कोट्टायम। कोट्टायम तो रबड़ बोर्ड का मुख्यालय, केंद्रीय रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में है। अच्छा, केंद्रीय नारियल बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? कासरकोड, केरल। चलो भाई, आप लोगों की बात मान लेनी पड़ती है। अच्छा, एपी कल्चर का संबंध किससे? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, विटिकल्चर अंगूर पालन, पिसिकल्चर मछली पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर बागवानी, वर्मी कल्चर केचुआ, केचुआ, आर्बोरिकल्चर वृक्ष एवं झाड़ियां उनसे संबंधित है, ओलोरिकल्चर सब्जी उत्पादन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, मेरीकल्चर समुद्री जीव उत्पादन, सिल्वीकल्चर वनों की कृषि, हाइड्रोकल्चर बिना मिट्टी के कृषि या पानी के द्वारा। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले बिना मिट्टी के पानी के द्वारा किस वैज्ञानिक को मतलब सब्जी उगाने में या फसल उगाने में सफलता मिली? बताएं। इजराइल के। नो 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 नो, बताया है आपको। अमेरिका के हैं प्रोफेसर WF गैरिक। और क्या उगाया था? टमाटर। ठीक है। ओलिव कल्चर, इसका संबंध है जैतून की खेती से। अच्छा, ओलिगो कल्चर जमीन पर फैलने वाली बेलों की कृषि। ठीक है, तो ये भी हमने थोड़ी सी आपके सामने चर्चा की। ठीक है। अच्छा, डेमोग्राफी का संबंध किससे है? डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन है। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी। चलिए, अब धीरे धीरे समय समाप्त हो रहा। आज मैं इधर ही उधर अटकता रहा, लेकिन चलिए आगे भी चलता रहूंगा। अच्छा, उपसंपदा का संबंध किस मत से? उपसंपदा जैन मत, वो सॉरी बौद्ध मत। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहते थे? उपसंपदा। अच्छा, बौद्ध मत में उपासक किसको कहते थे? उपासक, बताइए। उपासक, देखें, जो लोग सन्यासी बन जाते थे, जब लोग बौद्ध मत में प्रवेश करते थे, तो जो सन्यासी बनते थे उनको भिक्षु कहते थे। और जो गृहस्थ जीवन में रहकर गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध मत का पालन करते थे, वो उपासक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उपासक कहलाते थे। बुद्ध जी ने अपना अंतिम भोजन किसके यहाँ ग्रहण किया? अपने शिष्य चुंद के यहाँ। ठीक, अपने शिष्य चुंद के यहाँ। अच्छा, कोयना परियोजना परियोजना किस प्रदेश में है? बताइए। कोयना
परियोजना किस प्रदेश में है? कोयना परियोजना किस प्रदेश में है? बताइए। पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा, फ्रांस का कौन सा राजा ये कहता था मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट? लुई 14वां ये कहते थे मैं ही राज्य हूं। ठीक। अच्छा, अकाली आंदोलन 1920 में कहां चला था? पंजाब में। ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है। अच्छा, मराठे अंतिम रूप से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पराजित हुए? अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अंतिम रूप से पराजित हुए थे। अच्छा, तत्वबोधिनी सभा इसकी स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये उन्हीं के मतलब पिताजी थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो पता ही बोलपुर में आश्रम बनाया था। अब उसको क्या कहते हैं? अच्छा, अहमदिया आंदोलन ये पंजाब में किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है। अच्छा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना 1905 में किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। इनको महाराष्ट्र का हीरा भी बताया जाता है। ठीक। यंग बंगाल आंदोलन 1831 ईस्वी में चला है। इसके थे मिस्टर हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। ठीक। रविवार का अवकाश किस गवर्नर जनरल के समय प्रारंभ हुआ? एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। ठीक है। अच्छा, आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर जनरल को कह सकते हैं? आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर जनरल को माना जा सकता है? रिपन। आधुनिक भारत का वैसे तो इनको डलहौजी। किसको माना जा सकता है? लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये किसकी पुस्तक है? स्टीफन हॉकिंस की। इनको आधुनिक आइंस्टीन भी कह सकते हैं। अच्छा, चलिए, काव्य मीमांसा किसकी कृति है? राजशेखर की। काव्य मीमांसा राजशेखर की कृति है। चार्ल्स डार्विन इनकी कृति का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन। तो अब चूंकि समय हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।